खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे एमसीक्यूज से रिलेटेड, तो बहुत से बच्चों के कुछ डाउट्स थे। वो डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था और वीडियो लेक्चर्स बनाने थे, तो उसमें समय लग गया। तो अब कोशिश रहेगी कि आपके एमसीक्यूज भी साथ साथ चलते चलें। और वीडियो लेक्चर्स इसलिए बनाने पड़े जल्दी क्योंकि बीच में जो वीकेंड के लॉकडाउन शुरू हो गया है जम्मू में, या कुछ और दिक्कतें ना आ जाए इन फ्यूचर, तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा बनाने पड़े। तो वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए मुझे सेंटर जाना पड़ेगा और एमसीक्यूज के लिए ये मैं घर पर भी बना सकता हूँ। तो चलो आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 73 तक हमने कर लिया था, तो 74th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए। तो इसमें जो लिखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड नहीं है ये। प्रोप्राइटर परचेजिंग अ कार फॉर ओन यूज, प्रोप्राइटर ने अपने पैसों से एक अपने लिए गाड़ी खरीदी, बिजनेस का इसका कुछ लिंक नहीं है। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस के पैसों से पर्सनल गाड़ी ली होती तब ड्राइंग्स होती, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोप्राइटर, ये भी आंसर ठीक नहीं है। तो पहली ऑप्शन जो ए है वो सही है। बी पार्ट नेक्स्ट क्या आ गया, द नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल की क्या नेचर है। कैपिटल एसेट है, लाइबिलिटी, यस इट इज लाइबिलिटी। अब सभी ऑप्शंस को देख लेंगे तो कैपिटल इज लाइबिलिटी, तो बी पार्ट सही है। देन नेक्स्ट इज सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल को कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक्रूअल कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ा होगा उस कंसेप्ट के बेसिस पर इसका आंसर होगा, या रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये दोनों बीच बीच में यूज होंगे। सेल कब रिकॉग्नाइज की जाती है रेवेन्यू में, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, नहीं एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जब आपने सेल कर दी या अपने जो सर्विस है वो परफॉर्म कर दी, तो उस समय चाहे आपको पैसा मिला या नहीं मिला होगा। तो जब आपने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी या गुड्स जो आपने सेल कर दी, तो उस समय हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है उस समय। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है बी पार्ट। सो बी पार्ट, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू कब होगा, जब हम अपनी सर्विस को परफॉर्म करेंगे या एट द पॉइंट ऑफ सेल। 77, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज, एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम एसेट होता है, तो एसेट डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो इट इज एसेट, डी पार्ट। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है कब होगा, या उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट आपने जब पढ़ा होगा उसमें लिखा था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, सो इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन सही है। सी में भी जो दिया गया वो गलत है, कैन बी शोन ईदर सेपरेटली और डिडक्टेड, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली
शो नहीं किया जाता। 79th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर की कौन सी ट्रांजैक्शन इनमें से नहीं है? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर कोई एसेट खरीदा तो अभी कैश इन्वॉल्व नहीं है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने उधार पर खरीदा, अब इसकी पेमेंट भी होगी। ये बुक्स में जो फाइनेंशियल करेक्टर के लिए किया जाएगा कि विच विल चेंज द पोजीशन ऑफ एसेट्स। तो यस, इससे होगा बी पार्ट, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। तो इसका जो आंसर है वो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज है, क्योंकि स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज से कोई भी फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आंसर इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। तो ये इसका आंसर है। 80th, परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ। परचेज क्या होगा कि बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, दिस इज एक्सपेंस। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, ये एसेट है। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट। सो परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जो गुड्स हमने रीसेल के लिए होंगी तो उन्हें जब वो खरीदी जाती है तब हम उसको परचेज कहते हैं। नेक्स्ट 81 में क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेफर्स टू। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो क्या होता है? तो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस दिस इज द आंसर, इट शुड बी रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज दैट आर नॉट ऑपरेटिंग, नहीं है। बोथ ए एंड बी नहीं है ये भी। और इसके बाद अगला क्या दिया गया इन्होंने हमारे पास? नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इन सब ऑप्शंस में देखेंगे तो रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो ए पार्ट है, दिस शुड बी द आंसर। 82, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इनमें से इंटेंजिबल क्या है? तो पिछले वीडियोस में भी कई बच्चों ने पूछा था, जो जो आइटम्स कुछ आ जाएंगी वो मैं डिस्कस कर लूँगा। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये जो 3 दिए गए हैं, कॉपीराइट, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि इनका कोई स्वरूप नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वी कैन नॉट सी देम। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट, जो हमारा इंटेंजिबल नहीं है। मशीनरी इंटेंजिबल नहीं है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड current liabilities which are to be repaid within 12 months. So bills payable is current liability, creditors current liability, outstanding expenses is current liability. So answer is D, all of the above, all of the above. Which of the following is capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी बच्चे ने लास्ट वीडियोस में भी पूछा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पिछली वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो प्लीज़ वो देख लीजिए, खास तौर पर बेसिक टर्म्स वाली। मेरे वाले जो चैनल ऑरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो है, इसमें पहले जो 8-10 जो लेक्चर्स हैं वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, उसमें 11th JKSSB कंबाइंड एक मैंने हेडिंग दी होगी, आप उसमें चैनल में जाइए और जितने भी बेसिक्स लेक्चर हैं उन सबको आप गो थ्रू करिए। क्योंकि अभी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन जो करूंगा वो शॉर्ट में होगा, ज़्यादा डिटेल में मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है उनको डिस्कस आपसे अभी, अदरवाइज एक एक वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो प्लीज़ आप उन वीडियो से गो थ्रू करें। हाँ, कोई नई चीज़ या कुछ और डिफरेंट आया होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इधर भी एक्सप्लेन करूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को, बट वो कंप्रेस्ड
थोड़ा लिमिटेड मात्रा में उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है कि जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, इमीडिएट उसका बेनिफिट नहीं होता। तो वेजेस ये रेवेन्यू नेचर के हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए है। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग भी स्मॉल पीरियड के लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। तो बी पार्ट, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हमने कोई एसेट खरीदा, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दायरे में आ जाता है। इट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हियर ऑप्शन इज बी। 85th, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। जिसने फर्म को पैसा पे करना है उसे हम डेटर कहते हैं। इसमें बी वर्ड साइलेंट है, उसे बोलेंगे डेटर। गुड मीन्स गुड्स क्या होती हैं? Commodity to be bought and sold, commodity to be bought but not to be sold, commodity to be used as an asset, all of the above. तो here answer is commodity to be bought and sold. हमने कोई चीज़ खरीदी, किसके लिए खरीदी? हमने कोई आइटम खरीदी बेचने के लिए। किसके लिए खरीदी बच्चों? बेचने के लिए। अगर बेचने के लिए खरीदी तो उसे हम गुड्स कहते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, नहीं विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यस, तो ये सेल ऑफ गुड्स के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम of receiving payment and sale of goods, नहीं, and all allowed in all of the above. So here answer is B part. So B is the answer, which is allowed at the time of sale of goods. 88th, cash discount is, cash discount क्या होता है? Which is received at the time of making payment. तो पेमेंट को प्रॉम्प्ट करने के लिए जो पैसा पे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो वो कैश डिस्काउंट होता है। तो हियर ऑप्शन इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 89, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो सबसे पहले करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 months। तो इनमें जो 4 ऑप्शंस में से कौन सी ट्रांजैक्शंस, कौन सी आइटम करंट एसेट नहीं है? डेटर भी करंट एसेट है, बैंक बैलेंस भी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट है, मोटर कार करंट एसेट नहीं है। सो आंसर इज बी पार्ट, मोटर कार। क्वेश्चन नंबर 90, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। तो यहाँ पर जो आ गया टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड का मतलब आ गया कि इनमें से कौन सा टेंजिबल एसेट नहीं है और इनटेंजिबल एसेट कौन सा है। क्वेश्चन का मतलब आ गया इनमें से इनटेंजिबल एसेट कौन सा है। तो टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं कि जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनका कोई आकार, कोई शेप, जिनको हम देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो आंसर इज गुडविल, क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वन इज 91, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। इनमें से कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो ड्राइंग होगी? ड्राइंग्स का मतलब होता है कोई भी अमाउंट या गुड्स ओनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ की जाएगी। तो ए पार्ट में है विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को सैलरी को पे करने के लिए।
तो ये बिजनेस से रिलेटेड है, ड्राइंग्स नहीं है। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये भी नहीं। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया गया है वो ड्राइंग्स होती है। तो आंसर इज सी पार्ट, withdrawn money for private expenses. Next is 92. Main features of business transaction is, business transaction के क्या क्या फीचर, कौन सा मेन फीचर है? बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब आपको समझाया था कि इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ए पार्ट ठीक है। रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर है। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज 93rd। 93 में क्या गया? फीचर ऑफ बिजनेस transactions are economic activity, yes. Change in financial position of the business, yes. Change to be measured in terms of money, ये भी। तो इसमें भी जो आंसर है वो डी पार्ट आ जाएगा, all of the above. Fixed assets is, fixed asset क्या होता है? ये वो एसेट होते हैं जिन्हें एक्वायर किया जाता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए एक्वायर नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर है लैंड एंड बिल्डिंग। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी, तो फिक्स एसेट जो इसमें आंसर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग एसेट? आप लोगों को फ्लोटिंग एसेट मैंने पहले शायद नहीं बढ़ाया। तो फ्लोटिंग एसेट क्या होता है? दैट इज कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग इन क्वांटिटी एंड और वैल्यू, जो स्टैटिक नहीं है, जो कॉन्टिन्यूअली चेंज होता जाता है क्वांटिटी वाइज या वैल्यू वाइज। एग्जाम्पल हम इसके बोल सकते हैं स्टॉक, कैश इन हैंड। स्टॉक कैसे? हमारे पास जो मटेरियल था, सामान पड़ा था, हमने बेच दिया, खरीद लिया, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कैश इन हैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लोटिंग एसेट की। तो यहां पर हमारा जो आंसर जो होगा तो वो कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो आंसर इज सी पार्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस। fictitious asset is, fictitious asset क्या होता है? Fictitious asset are those assets which do not exist in real, reality में या actual में वो exist नहीं करते, they are fictitious। ये fictitious होते हैं। we can derive economic benefits from them in future, हम उनसे economic benefits derive कर सकते हैं फ्यूचर में। इन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कई बुक्स में होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इनकर किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अंडरराइटिंग कमीशन, ये भी एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट्स की। तो एक्चुअल में इन रियलिटी दे डू नॉट एग्जिस्ट बट दे हैव सम रियलाइजेबल वैल्यू, इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो यहां पर जो आंसर में फिक्टिशियस एसेट्स का बी पार्ट आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज 97th, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट्स है जिनका कोई स्वरूप नहीं होता,
जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। तो यहाँ पर ऑप्शन इज बी पार्ट, गुडविल। फिक्स्ड लाइबिलिटी इज, फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होती है? ये वो लाइबिलिटी होती है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको हमने रीपे करना होगा 1 साल के बाद। तो होल्डिंग पीरियड जिनको हमने पे बैक करना होगा 1 या उससे ज़्यादा टाइम के बाद। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स भी करंट लाइबिलिटी। सो आंसर इज सी पार्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स इसका आंसर आ जाएगा। 99 करंट लाइबिलिटी, ऊपर भी बताया, विच कैन बी रिपेड, विच आर टू बी रिपेड विद इन 12 मंथ्स। तो करंट लाइबिलिटी यहां पर क्रेडिटर्स, ऑप्शन ए आ जाएगी। अब इधर एक ऑप्शन बी में डिबेंचर्स लिखा हुआ है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा पब्लिक को। तो इसे हम ये कहेंगे, एक तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, और बस इतना भी याद रखिए, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काफ़ी डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है। जिन बच्चों को डाउट्स, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स जो एमसीक्यूज में कई बच्चों के डाउट्स थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पूछ रहे थे। तो जिन बच्चों को भी डाउट्स हैं मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पिछले वाले मेरे लेक्चर्स अभी तक नहीं, उनको वॉच नहीं किया, देखा नहीं है, तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को गो थ्रू करिए। आपके 50 to 70% डाउट्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी के डाउट्स के लिए मैं हूँ ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, इट इज सी पार्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा जो बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। 101 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए। तो बेनिफिट जो होगा वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। जैसे वेजेस ऑफ वर्कर्स, तो वेजेस ऑफ वर्कर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बाकी जो ऑप्शन में कोई भी इसमें फॉल नहीं करता, तो आंसर इज वेजेस ऑफ वर्कर्स। लाइफ स्टॉक इज, जनरल एंट्रीज में भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि लाइफ स्टॉक क्या होता है। तो लाइफ स्टॉक क्या आ जाएगा? बिजनेस में एनिमल एसेट्स जो होते हैं, एनिमल एसेट्स यूज्ड इन द बिजनेस, उन्हें हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, हॉर्सेस, बफेलो, तो इन्हें हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो लाइफ स्टॉक यहां पर क्वेश्चन में क्या है? हॉर्सेस। तो ए पार्ट इज द आंसर, हॉर्सेस। 103 ट्रेड डिस्काउंट इज, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है, मिलता जुलता क्वेश्चन ही होगा। 103 में अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट, रिसिट पर नहीं होता, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। तो बी पार्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा? बी पार्ट। ठीक है। देन इज कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 104 क्वेश्चन। तो अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल पर नहीं होता, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है?
टू इंस्पायर, टू मोटिवेट द अदर पर्सन कि वो पेमेंट जल्दी करे। तो फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो पेमेंट जल्दी मिले, इसके लिए कैश डिस्काउंट पे किया जाता है। ठीक है। 105 ड्राइंग्स इज ट्रीटेड। ड्राइंग्स क्या होती है? व्हेन ट्रेडर विड्रॉज द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्राइंग्स होती है। यूज ऑफ अमाउंट फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये नहीं होती। यूज ऑफ अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट, ये भी नहीं। यूज ऑफ मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, वो भी नहीं। तो हियर ऑप्शन इज ए पार्ट, सो ए इज द आंसर। 106 अकॉर्डिंग टू इसमें डेफिनेशन दी है कि ये डेफिनेशन किसने बोली है। तो डेफिनेशन में ऑथर का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डैश, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स। तो ये किसने बोला हुआ है? तो इसका जो आंसर है फिनी एंड मिलर, तो ऑप्शन इज बी पार्ट, फिनी एंड मिलर। तो फिनी एंड मिलर ने ये डेफिनेशन दी थी। 107 एसेट्स आर, एसेट्स क्या है? They are fixed assets, they are floating assets, we are having fictitious assets. So, answer is all of the above. Liabilities are fixed liabilities, current liabilities, contingent liabilities, all of the above. तो ये तीनों प्रकार की liabilities होती हैं। Answer is D, all of the above. 109 कैपिटल आर फिक्स्ड भी होती हैं, फ्लोटिंग भी होती हैं, वर्किंग भी होती हैं, तो इसका मतलब आ गया ऑल ऑफ द अबव। गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? परचेज ऑफ ऑल द कमोडिटीज, क्या सारी जो कमोडिटीज खरीदी हैं, और परचेज ऑफ ऑल एसेट्स, परचेज ऑफ दोज कमोडिटीज विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पजेज। तो गुड्स कौन सी होती है? जिन्हें खरीदा जाता है बेचने के लिए। तो इसका मतलब आंसर इज सी पार्ट। तो सी पार्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। देन अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड अ, वो पर्सन जिसने फर्म को पैसा देना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेटर। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड। तो पर्सन जिसको पैसा पे करना है फर्म ने, तो फर्म ने किसको पैसा पे करना होगा? जो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, और इधर लाइबिलिटी क्या आएगी? ए पार्ट, क्रेडिटर। 113 लाइफ स्टॉक इंक्लूड्स, लाइफ स्टॉक ऑलरेडी अभी आपको मैंने समझाया था। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक। डेड स्टॉक, डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक एसेट्स, डेड स्टॉक की डेफिनेशन बता रहा हूं। एसेट्स विच आर नॉन लिविंग, वो सब एसेट्स जो नॉन लिविंग हैं उन्हें हम डेड स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब डेड स्टॉक है। तो यहां पर जो ऑप्शन के हिसाब से है ए पार्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज द आंसर। इसके बाद डिबेंचर्स, अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है अभी। तो हियर आंसर इज सी पार्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। 116 बैंक लोन, बैंक लोन इज
बैंक लोन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया गया है। अगर हमारे पास ऑप्शन में दोनों तो दिए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और दी होगी, तो अगर हमने बैंक से उधार लिया है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, देन इट इज करंट लायबिलिटी, और अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उधार लिया है देन इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां पर हमारे पास ऑप्शन में कोई दुविधा नहीं है, हमारे पास सिर्फ करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम सेफली करंट लायबिलिटी को ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो बैंक लोन इज करंट लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा उधार, तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, उसके बेसिस पर हम अपनी जजमेंट ले सकते हैं, आंसर उसके हिसाब से लिख सकते हैं। 117 द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। जो कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पर मैंने काफ़ी वेटेज दी है जब मैं समझा रहा था, और वो इसलिए वेटेज देने की ज़रूरत है कि अब जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यूज़ में दिक्कत आ जाएगी। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? तो इसका मतलब आ जाता है कि जो भी हमारे फ्यूचर लॉसेस एक्सपेक्टेड, हमें लगता है कि लॉस हो रहा है, दूर से भी लगेगा कि लॉस हो रहा है, हम उसे अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेंगे, और प्रॉफिट्स को हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें एक्चुअल में वो रिसीव होगा, एक्चुअल में एक्रू हो जाएगा, ड्यू होगा या पैसा मिल जाएगा। तो हियर आंसर इज सी पार्ट, ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है। देन 18th पार्ट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, हम किस पर इसे वैल्यू करते हैं? इट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा हमें उस पर वैल्यू करना होता है। तो ऐसा क्यों? पहले तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर जो आ गया वो डी पार्ट है। अब रीजन आ गया ऐसा क्यों। मान लीजिए जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मेरी कॉस्ट जो है वो 5000 का, मैंने कोई सूट खरीदा है, मेरी कॉस्टिंग है 5000 का, मैंने उस पर टैग कि इसको मैं बेचूंगा 7000 रुपये का। बट जैसे इस समय आप देखेंगे लॉकडाउन है, तो लोग जो हैं वो परचेजिंग कम कर रहे हैं, जो आ जाएगा परचेजिंग कम हो रही है, तो कोई पर्सन जो होगा, समवन इज नॉट विलिंग टू पे मी 7000, वो कहते इतने महंगे क्या करने हैं, आगे आमदनी बहुत कम हो गई है। तो अगर कोई पर्सन जाएगा भी तो बार्गेनिंग करेगा और उसकी कोशिश रहेगी कि भाई मैं सस्ते पर खरीदूं। तो आज मेरे सूट की कीमत अगर मैं मार्केट के हिसाब से देखूं कि कई लोग वो कहते हैं कि इसे हम सस्ते में बेच देते हैं, अगर अपनी खरीद 5000 की आई है, बिकेगा नहीं, डंप हो जाएगा, वो कहते हैं कि 5000 की चीज़ को हम 4500 में 4500 का बेच देते हैं, एटलीस्ट 4500 रुपीज़ कॉस्ट तो हमारी रिकवर हो जाएगी, 500 का ही लॉस होगा। तो इसका मतलब सूट की जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू वो कितनी है? 4500, और कॉस्ट क्या थी? 5000। अगर आज उस आर्टिकल को, उस गुड्स को मैं बेचता हूं, मेरे को सिर्फ 4500 रुपीज़ ही मिल सकते हैं, 5000 नहीं मिलेगा। तो मुझे अपनी बुक्स में वैल्यू कितने पर करना पड़ेगा? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो हमें एंटिसिपेटेड लॉस, जो हमें लॉस हो रहा है उसको हमें अकाउंट फॉर करते हुए इसे किस अमाउंट पर वैल्यू करना होगा? जो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से दोनों में से कम होगा।